चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज। 7 फरवरी का न्यूज। एक देखिए, इंसिडेंट हो गया, दुखमय इंसिडेंट। ये हुआ कहाँ पे है? एमपी में हुआ है। एमपी में कहाँ पे हुआ है? हरदा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक ना? एमपी के हरदा डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। तो वहां पे क्या हुआ? फायर क्रैकर का फैक्ट्री था, वहां पे आग लग गई, जिससे 11 लोग मर गए, 149 लोग घायल हो गए। तो जैसे पूछ सकता है कि हरदा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? कहाँ पे है बताओ? एमपी। एमपी मतलब? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। अच्छा, ठीक। अब देखिए, ये आज का न्यूज का थीम है, जो इम्पोर्टेंट न्यूज है आज। क्या लिखा है? उत्तराखंड टेबल्स यूसीसी बिल्स इन असेंबली। तो असेंबली में पेश कर दिया है ये यूसीसी बिल को। तो इसके बारे में समझते हैं क्या क्या है। कहता है कि उत्तराखंड के लिए क्या है, ये हिस्टोरिक मोमेंट है। तो उत्तराखंड के सीएम सीएम का क्या नाम है? पुष्कर पुष्कर। सिंह धामी। तो इन्होंने जो है स्टेट यूनिफॉर्म सिविल कोड को पेश किया है कहाँ पे? असेंबली में, जिसको बोलते हो स्टेट लेजिस्लेचर। कहता है कि अगर यह बिल पास हुआ, अच्छा यहाँ पे फर्स्ट होगा, अगर यह पास हो गया बिल, तो उत्तराखंड क्या बनेगा? पहला इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ इंडिया जहां पे क्या हुआ, यूसीसी लागू हुआ। ठीक है। अब देखिए, कहता टू इनेक्ट यूनिफॉर्म लॉ ऑन ऑल कम्युनिटीज। तो यूसीसी जो है क्या करेगा? एक यूनिफॉर्म लॉ लाएगा, एक सामान्य कानून लाएगा सभी कम्युनिटी के लिए, सभी समुदाय के लिए। किसके रिगार्डिंग? तो मैरिज, डाइवोर्स, सक्सेशन और लिव इन रिलेशनशिप, इन सारे बातों पे क्या करेगा? यूसीसी यूनिफॉर्म लॉ लाएगा। कौन? उत्तराखंड की सरकार। अच्छा, कहता है क्या यूसीसी जो है हमारे देश में एक स्टेट में पहले से लागू, वो है गोवा। कब? तो जब 1961 में गोवा क्या हुआ था? आजाद हो गया था। तो गोवा पहले किसके हाथ में था? याद होगा आप लोग को, पुर्तगीज के हाथ में था। ठीक ना? तो जैसे ये आजाद हुआ, कौन? गोवा। गोवा। तो वहां पे पुर्तगीज सिविल कोड 1867 था, जिसके अंदर था सामान्य कानून सभी के लिए। तो वो यहाँ पे फिर से लागू हो गए। तो मतलब कि अगर बोलेंगे कि पहले से पहला कौन ऐसा स्टेट है जहाँ पे यूसीसी लागू, तो गोवा है। तो गोवा कब हुआ है? आजादी से पहले। ठीक है। और क्या कहते हैं, और जो इंडिपेंडेंट स्टेट में आएगा वो कौन बनेगा? उत्तराखंड। तो याद उत्तराखंड। रखिएगा, कंफ्यूज नहीं करना। अच्छा, ये जो बिल लाया गया है, क्या किसी को एक्सेप्ट किया गया, मतलब किसी को एग्जम्प्ट किया गया है क्या? EXEMPT, एग्जम्प मतलब होता है छूट। तो किसको छूट किया गया है? तो देखिए, जो ट्राइबल्स हैं वहां के उत्तराखंड में, तो ट्राइबल्स कितना है? तो स्टेट पॉपुलेशन का जितना है उसका 2.9%, मतलब अप्रोक्स 3% जो है ट्राइब्स है उत्तराखंड में। तो इनको जो है इस बिल से बाहर रखा गया है। अब देखिए, कहता है क्या, धामी जी ने क्या बोला कि यह बिल क्या करेगा, जो एविल प्रैक्टिसेज है इसे बंद कर देगा। क्या मतलब हुआ कि जैसे मुस्लिम रिलीजन में क्या होता है, हलाला होता है, इद्दत होता है, तो ये सब बंद हो जाएगा। किसकी वजह से? यूनिफॉर्म लॉ के आने से, मतलब यूसीसी के लागू होने से। ठीक है। इसके अलावा जैसे डाइवोर्स से रिलेटेड कोई मामला हो, है ना, उसके बाद लिव इन रिलेशनशिप पे भी, उसके बाद प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस, मतलब बाप का संपत्ति किसको जाएगा, उसके बाद डाइवोर्स जो है, जैसे 3 तलाक, ये सब नहीं चलेगा। सर। उसके बाद पॉलीगेमी भी नहीं होगा। पॉलीगेमी समझते हैं? एक से ज्यादा विवाह। बोलो जल्दी, क्या बोलो? सर, हलाला और वो एक दूसरा वर्ड है, इसका मतलब क्या है? हाँ, वो जो डाइवोर्स लिया जाता है ना, तो उसमें मुस्लिम लॉज होते हैं। उतना डिटेल्स में हम ओके। लोग के लिए नहीं है। ओके। और सर, ये इस बिल में ट्राइब्स, मतलब ट्राइब्स के लिए, जो ट्राइब्स रिलीजन है तो उनके लिए कुछ लागू नहीं होगा, सिर्फ जो हिंदू से लाइक नहीं लागू वैसे। होगा ना, क्योंकि वो लोग का अलग कानून चलता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा। ओके, समझ गए।
चलो आगे देखिए, एक डिलिमिटेशंस के बारे में बात करें। इसके बारे में पहले भी न्यूज में आया हुआ है, बताए हुए, फिर भी इसको थोड़ा सा समझते हैं है क्या। तो द delimitations of constituencies for the Lok Sabha and state legislative assemblies is to be carried out on the basis of first census after 2026। क्या कह रहा है, जैसे लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो होता है, तो इसमें कितना सीट मिलेगा किस स्टेट का। जैसे यूपी में मान लो सीट मिलेगा, बिहार में कितना सीट मिलेगा, ठीक ना। उसके बाद जैसे पंजाब, हरियाणा, कोई भी स्टेट का, तो उसमें जो है स्टेट लेजिस्लेचर में कितना सीट होगा। उसके बाद उसके लिए जो उस स्टेट के लिए लोकसभा में कितना सीट होगा। तो ये जो सीट डिसाइड होता है किस स्टेट को कितना मिलेगा, इसे ही कहते हैं डिलिमिटेशंस। समझ गया। और ये क्राइटेरिया क्या है, तो बेस ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया जाता है सीटों का। तो सेंसस जो है तो बहुत पहले हुआ है 2011 में। अब कहता है कि सेंसस होने वाला था कब, 2021 में होने वाला था, लेकिन 2021 में पेंडेमिक की वजह से नहीं हुआ। तो सेंसस कब होगा, अब होगा 2026 में। ठीक है, कब होगा, 2026 में जो सेंसस होगा। अब इसके बाद डिसाइड होगा कि कितना सीट किसे मिलेगा नहीं मिलेगा, तो 2026 के बाद होगा। कहता है कि 2021 का जो सेंसस है क्या हो गया, पोस्टपोन हो गया, किसकी वजह से, कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से और सेंट्रल गवर्नमेंट के डिले की वजह से। अब कहता है डिलिमिटेशंस है क्या, तो डिलिमिटेशंस का मींस का मतलब ही होता है fixing the number of seats and boundaries of territorial constituencies in each state for the Lok Sabha and Legislative Assembly। क्या कह रहा हूँ कि डिलिमिटेशंस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टेरिटोरियल जो चुनाव क्षेत्र होता है उसके बाउंड्री को फिक्स किया जाता है, और नंबर ऑफ सीट्स मतलब कि जैसे ये एरिया है, यहाँ पे एक चुनाव क्षेत्र होगा। अब इस चुनाव क्षेत्र में यहाँ से यहाँ तक ये चुनाव क्षेत्र, फिर उसके बाद मान लीजिए एक चुनाव क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है ना, ऐसा कुछ। और अभी इस चुनाव क्षेत्र में कितना सीट मिलेगा, 5 मिलेगा, यहाँ पे 6 सीट मिलेगा। तो ये क्या है, हर स्टेट और लोकसभा जो है केंद्र में इनके लिए फिक्सिंग की जाती है सीटों का, तो इसी को बोलते हैं डिलिमिटेशंस। समझ में आई बात या नहीं आई, जल्दी बोलिए। ठीक, आगे सर। अब आगे देखिए, कहता इट आल्सो इंक्लूडेड डिटरमाइनिंग द सीट्स टू बी रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड क्लास एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन दिस हाउस। तो इसमें जो है जैसे एससी और एसटी इनके लिए क्या होता है, अलग से सीट बंटवारा होता है। तो ये भी जो है डिलिमिटेशंस के अंदर ही किया जाता है। अच्छा, कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कितना सीट होगा और लोकसभा को कितना सीट मिलेगा, ये किस आर्टिकल में दिया हुआ, आर्टिकल 82 और आर्टिकल 170 में ये बातें लिखी गई हैं। हाँ बोलो। तो ये जो एसटी और एससी वाले जो ये वही मेंबर होंगे ना, उनके लिए अलग सीट होगा। हाँ, जैसे आदिवासी लोग हैं तो हाँ आदिवासी का सीट फिक्स होता है, रिजर्व रहता है कहाँ पे, लोकसभा में। और सर आप वॉइस नहीं आ रही। में जो लेजिस्लेटिव असेंबली होता है वहां पे भी। समझ तो समझ वॉइस गया नहीं आती आपकी। दिक्कत, ठीक है। अच्छा, ये आर्टिकल में लिखा हुआ, उसके बाद जो डिवीजन होता है, जैसे मान लो कि सेंसस हुआ, मतलब पॉपुलेशन काउंटिंग हुआ, कितना जनसंख्या है, तो उसके बाद फिर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी को रीएडजस्ट भी किया जाता है। इसी आर्टिकल में लिखा हुआ है कि जैसे मान लीजिए ये एरिया है, अब यहाँ पे पॉपुलेशन इतना हो गया, अब यही एरिया है, इसमें पॉपुलेशन कितना हो गया, अब इतना हो गया, ज्यादा हो गया। तो फिर से टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी का क्या होगा, डिवीजन होगा, और फिर इसको रीएडजस्ट किया जाएगा, फिर उसमें बताया जाएगा किसमें कितना सीट और मिलेगा। तो ये भी होता है इसी आर्टिकल के अंदर लिखा होगा। तो आर्टिकल 82 किसके लिए है, लोकसभा, 170 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। चलिए अब देखो क्या कहता है, दिस लिमिटेशंस प्रोसेस इज परफॉर्म बाय
डिलिमिटेशन कमीशन। अच्छा, ये प्रोसेस किसके द्वारा किया जाता है? तो डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा किया जाता है। और ये जो है इसका सेटअप किसके अंतर्गत किया गया? पार्लियामेंट के अंदर। अरे, ठीक है, कहाँ चला? पार्लियामेंट के अंदर किया गया। उसके बाद कहता है क्या? सच एन एक्सरसाइज वाज कैरिड आउट आफ्टर द 1951, 1961 एंड 1971 सेंसस। तो कहता है कि डिलिमिटेशन प्रोसेस कब कब किया गया है? तो 1951 में, 1961 में, 1971 में। मतलब कि इस समय क्या हुआ? सेंसस हुआ, जनसंख्या गणना हुआ। तो उसके बाद फिर जो है डिलिमिटेशन कमीशन अपना काम किया, सीटों का बंटवारा। अब कहता है व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट? तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्या रिक्वायरमेंट है? तो अच्छा, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? रूल्स और गवर्नमेंट। रूल और गवर्नमेंट, कानून या सरकार, किसके द्वारा? लोगों के द्वारा। पीपल। people। यही होता है डेमोक्रेसी। अब कहता है क्या कि the number of seats in the Lok Sabha based on the 1951, 1961 and 1971 census was fixed at 494, 522 and 543। अभी जो सीट है लोकसभा का इतना ही है, 543। याद रखिएगा ये डेटा। अब कहता है कि सीट का बंटवारा जो लोकसभा में क्या किया है? 543 जी 543। 543 है ना। जी लिखा हुआ है, देखिए ना, पीडीएफ में भी लिखा हुआ है। ठीक है। अब कहता है क्या कि 1951 में कितना सीट का कैलकुलेशन किया गया था, दिया गया था? तो 494। फिर 1961 में कितना दिया गया? 522। और 1971 के इसके अनुसार कितना दिया गया? 543। ठीक है ना। और इतना सीट दिया गया जब पॉपुलेशन हमारा कितना था? तो जब इतना सीट दिया गया था 494, तभी हमारे देश की आबादी कितनी थी? 36 करोड़। जब 522 सीट दी गई थी तब हमारे देश की कितनी थी आबादी? 43 करोड़। और जब 543 सीट दिया गया तो कितनी आबादी थी? 54 करोड़। लेकिन अभी क्या है? 142 से 143 करोड़ है। तो सीट का बंटवारा होना चाहिए, समझ गए? बढ़ना चाहिए, सीट इंक्रीज होना चाहिए। अगर सीट इंक्रीज किया जाएगा तो 848 के आसपास हो जाएगा, इतने लोकसभा मेंबर होंगे। चलो, तो अभी जो बेसिस है क्या है? 10 लाख पे एक सीट है, हो सकता है आगे बढ़ जाए। चलिए, कहता है इन ए नॉर्मल कोर्स ऑफ इवेंट द डिलिमिटेशन प्रोसेस फॉर द नंबर ऑफ सीट्स, बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड डिटरमाइनिंग द रिजर्व सीट्स फॉर एससी एसटी वुड हैव हैपेंड बेस्ड ऑन द सेंसस ऑफ 31 as it was would have been the first census after 2026। अब देखिए, ये एससी एसटी का जो मामला है, तो इनके सीटों का बंटवारा कब होगा? 2031 में जब सेंसस होगा तब। समझ गया? हम्म। चलो, अब कहता है व्हाट आर द इंटरनेशनल प्रैक्टिसेज। अगर वर्ल्ड कंटेक्स्ट की बात करेंगे तो यूएस में क्या है? तो यूएस में जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, दो है वहां पे, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और हाउस ऑफ कॉमन। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव क्या हुआ? जैसे हमारे यहाँ लोकसभा। लोकसभा। हाँ, उन्हीं उनके वहाँ क्या है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो वहां पे कितना सीट है जी? 435। कब से है? 1913 से, 1913 से अभी तक उतना ही सीट है। ठीक है। कहता द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री हैज इंक्रीज ऑलमोस्ट 4 टाइम। अगर आबादी की बात करेंगे तो वहाँ की जनसंख्या क्या है? 4 गुना बढ़ गई है। तो समझ गए? तो 1911 में इसकी आबादी थी कितना? ओनली 9.4 करोड़। और अभी जो है आबादी 2023 की अगर बात करें तो कितना है? 33 करोड़। यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट की बात करेंगे तो यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट में कितने कंट्री हैं जी? 27 कंट्री है। कितने मेंबर है इसमें लोकसभा के? 720 मेंबर है। कहता है अच्छा, यहाँ पे जो है सीटों का जो बंटवारा होता है तो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिग्रेसिव प्रोपोर्शनैलिटी। ये क्या होता है? इस प्रिंसिपल के अंदर द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन टू द नंबर ऑफ सीट्स शैल इंक्रीज एज द पॉपुलेशन इंक्रीजेस। इसका मतलब होता है कि अगर पॉपुलेशन इंक्रीज किया, क्या करेगा? अगर पॉपुलेशन इंक्रीज किया तो सीट्स भी क्या होंगे? इंक्रीज करेंगे। एग्जाम्पल के लिए बात करें
तो डेनमार्क में करीब 60 लाख पॉपुलेशन, ठीक ना, जिसमें कितना है 15 सीट्स मिला है। तो इसका मतलब कि देखो 60 लाख है ना, तो 60 लाख में कितना मिला जी 15 सीट, तो कितना हो गया, एक सीट पे कितना लोग हो गया, तो 60/15, तो कितना हो जाएगा 4 लाख, हाँ, मतलब 4 लाख पे एक सीट है। ठीक है, अब कहता है जर्मनी की बात करेंगे, तो जर्मनी में कितना है, तो 8.3 करोड़ आबादी है, और उसमें कितना सीट मिला है, तो 96 सीट्स दिया गया है, मतलब 8 लाख के आसपास, 8 लाख पे एक सीट। हमारे देश में भी कितना है, कितना लाख पे एक सीट है, 10 लाख पे एक। 10 लाख पे सर। हाँ 10 लाख पे एक सीट। समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग। हाँ सर समझ गए। ठीक है, आगे न्यूज देखिए, लोकसभा पासेज एंटी चीटिंग बिल। अब देखो, अभी बिल अब पास किया जा रहा है, जब एक्ट बनेंगे तो इसके बारे में डिटेल्स आएगा क्या क्या है। इसका नाम अभी याद रखिएगा फिलहाल, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस बिल्स 2024। ये किसके लिए किया गया है, जैसे आप लोग सुनते होंगे एग्जाम हुआ, पेपर लीक हो गया, तो जब पेपर लीक हो जाता है तो एग्जाम क्या होता है, फिर से होता है, फिर से कंडक्ट कराया जाता है, अगेन कंडक्ट इस चीज को। अच्छा, पेपर जो लीक होता है मतलब कि उसमें चोरी चकारी हुआ, क्वेश्चन पेपर पहले से पता चल गया, इसलिए ना पेपर लीक होता है, तो इसी को रोकने के लिए बिल आया है। इस बिल का क्या नाम है, पब्लिक एग्जामिनेशन, ठीक है ना, पब्लिक एग्जामिनेशन बिल 2024। तो इसमें क्या किया जाएगा, ऐसे लोग को पनिशमेंट किया जाएगा जिसकी वजह से पेपर लीक होगा, और उसमें सजा दिया जाएगा, 1 करोड़ तक का फाइन है, ठीक है, और 3 साल का जेल अलग, 3 साल का जेल, और 1 रुपया से लेके 1 करोड़ तक का फाइन है ना। अच्छा, बिल आना चाहिए। आगे देखिए, जोडिएकल डस्ट के बारे में बात कही गई है, समझते हैं थोड़ा सा है क्या ये। देखिए, एक स्पेस क्राफ्ट है, उसका नाम है जूनो। क्या नाम है, जूनो। इस जूनो का क्या काम था, तो जो जुपिटर है और जुपिटर के जो मून्स हैं, इसको स्टडी करने के लिए नासा ने क्या किया था, 2011 में जूनो स्पेसक्राफ्ट को भेजा गया था स्पेस में। तो जुपिटर क्या है, गैस जाइंट है, मतलब बहुत बड़ा गैस का बना हुआ है जुपिटर, है ना, पढ़े होंगे ये आप लोग स्टैटिक पोर्शन में। तो जूनो को जब भेजा गया था, तो क्या हुआ, जैसे ये ऑर्बिट में एंट्री किया, तो ढेर सारा जो है डस्ट पार्टिकल टकराया इससे, तो जो सोलर पैनल लगा रहता है किसमें, स्पेसक्राफ्ट में, उसको क्षति पहुंच गया, समझे, उसको डैमेज किया, किसको, जूनो स्पेसक्राफ्ट को। तो कहता है कि ये जो डस्ट पार्टिकल है, इसी डस्ट पार्टिकल के बारे में न्यूज में दिया हुआ है। कहता है कि इन ए पेपर पब्लिश्ड इन द मंथली नोटिसेस ऑफ द रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी, जयस पी पावरी used the data in 2021 paper to calculate the number of dust particles Juno might have been encountered between 1 and 5 AU। तो कहता है कि ये जो डस्ट पार्टिकल आया है, तो कितना कहां से कहां के बीच है, तो अगर अर्थ, ठीक है, अर्थ से लेके सन के बीच में, इसी के बीच है डस्ट पार्टिकल, तो कितना से कितना डिस्टेंस के बीच है, तो 1 से लेके 5 AU तक के बीच में ये डस्ट पार्टिकल्स है, जोडियक डस्ट। एयू मतलब क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो स्पेस में जो मेजरमेंट करते हैं ना, इसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो एयू मतलब यहाँ जो लिखा हुआ उसका क्या मतलब है, डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। तो सन से लेकर अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है, वो 1 से लेकर 5 AU तक है। अब कहता है क्या, मार्स मंगल ग्रह का जो डिस्टेंस है कितना है, तो 1.52 AU, और जुपिटर का है 5.2 AU। किससे, सन से। तो जुपिटर और सन के बीच का दूरी इतना है, ठीक है।
और मंगल और सन के बीच का दूरी कितना है? 1.52 एंगस्ट्रम। अब कहता है 2021 में एक पेपर पब्लिश हुआ जिसमें क्या बोला गया? नंबर ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इम्पैक्टिंग जुनो एट 1.5 एंगस्ट्रम। तो 2021 में एक पब्लिश पेपर हुआ था, उसमें इसमें क्या बोला गया कि जो डस्ट पार्टिकल्स का नंबर है, ठीक ना, तो वो जो इम्पैक्ट किया किसको? जूनो स्पेसक्राफ्ट को, कितना डिस्टेंस पे किया? तो 1.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को, मतलब इतना डिस्टेंस पे उसको क्या किया? इफेक्ट किया स्पेसक्राफ्ट को। कहता है कि डॉक्टर पावरी यूज्ड दिस डेटा टू कैलकुलेट द फ्लक्स ऑफ डस्ट बिटवीन 1 and 5 AU। तो कितना डस्ट पार्टिकल्स आया? इस डेटा को कलेक्ट किया गया, मतलब कि 1 से लेके 5 एंगल अथी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बीच कितना डस्ट पार्टिकल आया, इस डेटा को यूज करके अपना रिसर्च किया। कहता अच्छा, फ्लक्स, फ्लक्स है ना, फ्लक्स, फ्लक्स ऑफ डस्ट। फ्लक्स क्या है? तो कुछ नहीं है, नंबर ऑफ डस्ट पार्टिकल्स। समझ गए? कितना पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल, वो जो धुंध है ना, धुंधला, तो वो जो पार्टिकल्स है पर सेकंड में कितना एरिया को कवर किया। समझ गए? तो वही है फ्लक्स। कहता ही फाउंड द फ्लक्स एट 1.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स टू बी द 10 टाइम्स हायर देन अदर डिस्टेंसेस। अब कहता है क्या कि 1.5 एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनिट्स है, यहाँ पे जो डस्ट पार्टिकल्स है कितना है जी? 10 गुना है। मतलब इस डिस्टेंस पे क्या है? सबसे ज्यादा डस्ट पार्टिकल्स मिला, मतलब या चलती है, वहां चलते रहता है वो डस्ट पार्टिकल्स। ठीक ना? और कहता है कि सोर्स क्या है इस डस्ट पार्टिकल का? तो सोर्स है जोडियक लाइट। जोडियक लाइट मतलब जितने सारे प्लैनेट्स हैं उसके लाइट की वजह से जोडियकल लाइट है। तो कैसे? तो जोडियकल लाइट जो है, इज द सनलाइट स्कैटर्ड बाय इंटरप्लानेटरी डस्ट। देखो, तो अलग अलग जो प्लानेट है सोलर सिस्टम के बाहर, जो जो प्लानेट है, उस प्लानेट का डस्ट, ठीक ना, उस प्लानेट का जो डस्ट है वो क्या करता है? सनलाइट को स्कैटर्ड कर देता है। जैसे मान लीजिए, जैसे कि ये सनलाइट आया, अब इसको क्या करेगा? स्कैटर्ड कर देगा ऐसे, इसी को बोलते हैं स्कैटर्ड करना। तो किसकी वजह से होता है स्कैटर्ड जी? डस्ट क्यों? ऑफ, डस्ट ऑफ इंटरप्लानेटरी, इंटरप्लानेटरी डस्ट है ना, जो सोलर सिस्टम के बाहर से प्लानेट है उसके डस्ट की वजह से जो सनलाइट आती है वो क्या होता है? स्कैटर्ड हो जाता है। ठीक है? कहता फ्रॉम द अर्थ। हाँ बोलो। जूडिकल लाइट से एक बार वापस बताइए ना, मुझे नहीं समझा। जूडिकल हाँ, लाइट क्या है? देखिए देखिए, सोलर सिस्टम में क्या है? प्लानेट है। यस। तो जैसे सोलर सिस्टम में प्लानेट है, तो ऐसे और भी सारे प्लानेट है जो सोलर सिस्टम के बाहर है, उसको बोलते हैं इंटरप्लानेटरी। ठीक है ना? तो उसके हाँ। प्लानेट का जो डस्ट है, समझ गए, दूसरे प्लानेट का जो डस्ट है, उसके डस्ट क्या करता है? सनलाइट को स्कैटर्ड कर देता है। जैसे वाटर ड्रॉपलेट्स क्या करता है? सनलाइट को स्कैटर्ड करता है ना जी, जो रेनबो में बताया था, उसी तरह का। यस तो ये सर। सनलाइट को क्या करता है? स्कैटर्ड कर दिया। ठीक है, वही होता है जोडियक लाइट। अब कहता है कि अगर अर्थ से देखिएगा ना जोडियक लाइट कैसा होता है, तो फेंट होता है, धुंधला, हल्का हल्का ग्लो करेगा, और कंप्लीटली डार्क नाइट में दिखाई देगा आपको ये। कहता है जोडियक लाइट इज प्रेजेंट अक्रॉस द इंटायर पाथ ऑफ एक्लिप्टिक। तो एक्लिप्टिक जो पाथ है वहां पे जोडियक लाइट प्रेजेंट है, हर रास्ते पे, हर जगह। एक्लिप्टिक पाथ क्या होता है? स्पेस जैसे में, झुका। सुनिए, स्पेस में जो होता है, एक तो पथ होता है जिसपे प्लानेट मूव करते हैं, सन भी घूमता है। समझ गए? सन क्या करता है? सन भी मूव्स करता है। तो सन मूव्स करता है, गैलेक्सी का चक्कर लगाता है। तो जिस पथ पे चक्कर लगाता है, जिस वे पे, रास्ते पे, वो है एक्लिप्टिक। तो जितने सारे, जहां जहां एक्लिप्टिक पाथ है सन का, तो वहां पे क्या है? ये जोडियक लाइट प्रेजेंट है। अब ये डस्ट आता कहाँ से है? समझ गए? ये डस्ट जो है
आता कहाँ से है, ये जो है अभी खुला चैलेंज है सारे साइंटिस्ट के लिए। इट इज नॉट येट कंफर्म फ्रॉम वेयर डस्ट पार्टिकल्स कम्स। कहाँ से आता, अभी कोई कंफर्मेशन नहीं मिला है। लेकिन कुछ कुछ जो आंकड़े लगाए गए हैं कि जैसे मंगल ग्रह के दो मून्स हैं, ठीक ना, मार्स के दो मून्स हैं, पहले भी बताया, एक है डेमोस, एक है फोबोस। तो कहता है कि इसकी वजह से हो सकता है ये डस्ट पार्टिकल्स आता, बट नॉट श्योर। ठीक है ना। चलिए आगे एक न्यूज देखिए, मिस्ट फ्री विंड स्क्रीन्स। जैसे जैसे गाड़ी है, तो गाड़ी, अगर हम कोई भी फोर व्हीलर को देखते हैं तो आगे में क्या है, शीशा है, इसको बोलते हैं विंड स्क्रीन। जब बारिश होती है ना, तो डिटर्जेंट जो सर्फ पाउडर जो होता है उसमें कपड़ा भिगो दो, ठीक ना, और उस कपड़े से क्या करो, विंड विंड स्क्रीन को साफ करो, मतलब गाड़ी का जो शीशा है अंदर से साफ करो, तो धुंधला नहीं दिखाई देगा। जिसके एग्जांपल बता दो, जैसे बाथरूम में सूखा मिरर होता है, उस पे आप क्या करो, वो कपड़ा भिंगा लो सर्फ में और उस पे पोंछो मिरर को, धुंधला दिखाई देगा कि नहीं देगा? हाँ सर, देता है। लेकिन गाड़ी में नहीं पर ये दिखाई। नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई, जबकि चारों तरफ से क्या है, बंद है, खिड़की चारों तरफ से बंद भी रहेगा गाड़ी का, तो भी तुम ऐसे पूछोगे ना, तो वो जो है धुंधला नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई, धुंधला दिखाई देता है? तो ऐसा इसलिए कि सरफेस टेंशन वहाँ कम हो जाता है। सर्फ जो वाटर है, वाटर का सरफेस टेंशन क्या होता है, कम हो जाता है, और वो क्या करता है, लाइट को स्कैटर्ड कर देता है। इसलिए अब देखो इसमें लिखा जो है उसको समझते हैं, समझे नहीं समझे? देखिए क्या, इसको पढ़ते हैं तब समझिए। कहता मिस्टनेस इज काउज्ड बाय, तो ये जो धुंधलापन होता है किसकी वजह से होता है, तो बाय टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर दैट स्कैटर लाइट एंड मेक द ग्लास opaque। अच्छा, तो कहता है क्या, जो वाटर का ड्रॉपलेट्स होता है किस पे, शीशा पे, तो वो क्या करता है, उसको जो है रिफ्लेक्ट कर, सॉरी, क्या करता है, उसको स्कैटर्ड कर देता है। एक सेकंड रुकना। हम्म, अरे हाँ, ये देखो वही तो, कहाँ कहाँ गलती, ये वाटर ड्रॉपलेट्स दिख रहा है। Yes, अरे sir. बारिश, तो तुम बाहर से देखो तो अंदर का आदमी दिखाई देगा, नहीं दिखाई देता है। जब बारिश के बूंदे ऐसा रहता है, नहीं दिखाई देता है। तो जैसे लाइट यहाँ पड़ा वाटर ड्रॉपलेट्स पे, तो वाटर ड्रॉपलेट्स क्या करता है, लाइट को स्कैटर्ड कर देगा, ऐसे करता है जी, हाँ सर। कर देता है। तो जब अब पानी की बूंदे छोटा छोटा पूरा गिरा हुआ है शीशा पे, तो क्या करेगा, सारे वाटर जो है ड्रॉपलेट्स लाइट को क्या करेगा, स्कैटर्ड कर देगा। तो जब स्कैटर्ड करता है तो क्या करता है, ये जो ग्लास है, शीशा जो है ग्लास, इसको कर देता है ओपेक्यू। ओपेक्यू मतलब अपारदर्शी, इसी को मैं वर्ड मीनिंग देखने लगा। अपारदर्शी मतलब जो आप बाहर से देखो तो दिख नहीं पाता है। समझ गया? ये ये पहले समझ में आया क्यों ऐसा हुआ, अभी यस आएंगे सर। उस पे। तीनों को पूछ रहे हैं, ठीक है। हाँ सर। चलो अब आगे समझते हैं जो मैं पहले बता रहा था। अब कहता है कि वाइपिंग द ग्लास विथ ए क्लॉथ विच इज सोक्ड इन डिटर्जेंट leaves a residue which lowers the surface tension of the water droplets enoughing to allow them to spread as a thin film। अब देखो क्या कहता है, जब जब ग्लास को हम क्या करते हैं, पोंछते हैं किसी कपड़ा से, और वो कपड़ा सर्फ पानी में डुबाया हुआ हो, तो अब हम बाहर से नहीं, बाहर से तो बारिश हुआ, अंदर की बात करें, गाड़ी के अंदर बैठ के अब तुम शीशा को पोछो किससे, वो सर्फ से, सर्फ में डुबाया हुआ कपड़ा से। तो जब पोछोगे ना, तो रेसिड्यू जो होता है उसका अवशेष, वो क्या करता है,
वाटर ड्रॉपलेट्स जो होता है शीशा पे, उसको क्या करता है, उसके सरफेस टेंशन को कम कर देता है। कम कर देगा तो क्या होगा, एकदम थिन फिल्म में वो जो है स्प्रेड कर जाएगा। नहीं समझे, अब बताता हूँ। जैसे तुम कपड़ा से पोंछोगे ना, तो तो सर्फ का जो अवशेष है वो गिलास पे चिपकने लगता है। हाँ हाँ सर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ सर। हाँ, तो जब वो रेसिड्यू जो होता है सर्फ का अवशेष, वो क्या करता है कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, समझ गए, जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं उसके सरफेस टेंशन को क्या करता है, कम कर देता है। तो जब सरफेस टेंशन को कम करेगा तो वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होगा, फैलेगा। और फैलेगा तो कितना फैलेगा, एकदम थीन फिल्म में, मतलब एकदम पतला से पतला चादर के रूप में फैल जाएगा। कहता द इफेक्ट कैन बी सीन यूजिंग ए बार ऑफ सोप। अच्छा, कहता ये इफेक्ट जो है आप वो क्या कहते हैं बाथरूम में कर सकते हैं, मतलब साबुन से कोई चीज लिख दो, ठीक ना, साबुन से कोई चीज वो उस पे मिरर पे लिख दो। छोड़ो ये सब, करना है क्या टेस्ट आप लोग को? चलिए, नहीं सर। हाँ, छोड़ो, काम का बात समझ गया क्यों ऐसा होता है। हाँ सर। तो बाहर तो अंदर से पोंछते हैं तो क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं होता। बाहर से जो बारिश आता है तो क्या होता है, वो लाइट को स्पेक क्या कर देता है, स्कैटर्ड कर देता है, इसलिए दिखने में दिक्कत होने लगता है ना। चलो, समझ गए ये, और है क्या, नहीं? चलो ठीक है, टेस्ट दीजिए आप लोग, ठीक ना। चलो।